साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आज के परिदृश्य में अर्थव्यवस्था और ख़ासतौर से वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत पर उसके प्रभाव के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है, लेकिन जो ग्लोबल इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गई है और बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। विश्व बैंक ने अभी अपने इंटरव्यू में कहा है कि 2020 के बाद 3 वर्षों में विश्व की अर्थव्यवस्थाएं लगातार नीचे गिरी हैं और विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के नीचे गिरने का जो 3 वर्ष में कारण है वो उसका बहुत बड़ा कारण ये कि सार्वजनिक ऋण जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोगों के पास आय कम है और ऐसी अवस्था में पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। हमारी भविष्यवाणी ये है कि स्थानीय फैक्टर्स के बावजूद भी ये तीनों वर्ष जो रिस्क है उसको अगर कम से कम मान लिया जाए तो 2021 से विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है उस पर रिस्क बढ़ रहे हैं और इसका बहुत बड़ा कारण डेट जो डिस्ट्रेस है वो एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो डेट डिस्ट्रेस है वो बढ़ रहा है और कोविड-19 बढ़ा हुआ है। आर्थिक जो गुटबंदी है और आर्थिक जो रिस्ट्रिक्शंस हैं विभिन्न देशों का, चाहे वो यूक्रेन रूस युद्ध हो और चाहे अब जो है इजराइल और हमास या फ़िलिस्तीन युद्ध है। अब इसकी तरफ और इसका और भी कारण हो सकता है, जैसे इन्फ्लेशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है और युद्ध है। इसके कारण विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो अगले साल मात्र 2% ही जो है वो बढ़ेगी, 2% की दर से ग्रोथ होगी। अब आइए देखते हैं कि गाजा इजराइल जो युद्ध है वो किस प्रकार से इस वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। गाजा और इजराइल युद्ध, पहले तो ये है कि जो गाजा की तरफ चारों तरफ जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ब्लॉकेट की गई है, उसके कारण उसका कुछ प्रभाव जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और इसके बाद अब जो अगला प्रभाव है वो सुएज नहर जो है, जहाँ से दुनिया का 1/8 ऑयल का व्यापार होता है, वहाँ पर जो है चूँकि ईरान के ऊपर रोक लगने वाली है, ईरान दुनिया का 1/8 तेल निर्यात करता है, सुएज कैनाल का यूज़ करता है, तो वहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगने की संभावना है, जिससे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार की गति धीमी होगी। और इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल स्टेटस है वो भी जो है चेंज हो रहा है, वो चाहे यूक्रेन युद्ध के कारण, यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण और गाजा और इजराइल युद्ध के कारण, जहां की पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसी दशा में आज के आर्थिक परिणाम भी होंगे और आर्थिक परिणाम ये हो सकते हैं कि इस पर जो है कम्युनिटी जो मार्केट है उसका इम्पोर्ट कम हो जाएगा और जो पूंजी बाजार है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा यूएस में मार्केट का जो ब्याज दर वो जो है बढ़ रहा है और पैंडेमिक के समय से ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्थाओं में ऋण की मात्रा जो है बढ़ रही है क्योंकि रेवेन्यू कम आ रहा है और व्यय जो है बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसी दशा में अर्थव्यवस्थाओं को जो है ढेर सारे लोन लेने पड़ रहे हैं। अब ऋण इसलिए भी बढ़ रहा है कि ब्याज दरें और बढ़ी हुई हैं और जो जीडीपी के अधिकतम परसेंटेज के रूप में ये बढ़ रहा है। भारत की मॉनिटरी और फिस्कल दोनों स्थितियों में अभी पूरी स्थिति जो है कंट्रोल में है और इसमें ग्लोबल चीज़ों का प्रभाव कम पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत का जो डेट जीडीपी का परसेंटेज है वो 80% ऑफ जीडीपी भारत का डेट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो ये डेट है वो डोमेस्टिकली फाइनेंस्ड होता है और जब इसको डोमेस्टिकली फाइनेंस होता है इसलिए डेट का जो क्राइसिस है वो भारत पर नहीं पड़ने वाली है। लेकिन ब्याज दर जो है वो बजट को जो है सोख लेती है और फिस्कल स्पेस कम हो जाता है और इस प्रकार से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए फंड भी कम हो जाता है। जब सरकार डोमेस्टिक लोन लेती है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो बारोइंग है वो मुश्किल हो जाती है और जब प्राइवेट सेक्टर के लिए बारोइंग मुश्किल हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि फिस्कल स्पेस भी जो है वो अनमैनेजेबल हो जाता है। और ऐसी दशा में विश्व का जो व्यापार है, ग्रोथ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं वो तेज़ी से जो है वो ख़राब होती हैं। चाहे व्यापार वो घटता है, ग्रोथ घटती है और इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटती है और 19-20 से ये प्रक्रिया लगातार
चल रही और जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार का रेस्ट्रिक्शन के तोड़ने के लिए जो संस्था बनाई गई है वो है WTO। एक जो WTO रेफरी है वो अपनी भूमिका कायदे से नहीं निभा पा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोटेक्शंस हैं उनको वो अभी जारी रखने दे रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं स्थापित कर रहा। अब आइए देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी जो डिपेंडेंस थी वो धीरे धीरे कम हो रही है और वो धीरे धीरे अमेरिका अपने इंपोर्ट को दूसरे देशों से करने जा रहा है ताकि चीन पर जो है उसकी निर्भरता कम हो। इसलिए चीन की बनी हुई वस्तुओं पर वो टैरिफ जो है ज़्यादा लगा रहा है। इसलिए वहाँ पर अब एक नया मौका जो है भारत को मिल रहा है और जो अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको भी मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर चीनी उत्पाद नहीं खरीदे जा रहे हैं और भारतीय उत्पाद जो है या अन्य अर्थव्यवस्थाओं के अन्य देशों के जो है उत्पाद खरीदे जा रहे हैं। ऐसी दशा में भारत जो है वो अभी तक FDI ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने का एक देश बना हुआ है, क्योंकि अब जो है FDI चीन में न जाकर के भारत में या अन्य देशों में जा रहा है। लेकिन अभी इस चीज़ को सबसे ज़्यादा जिसने इस मौके का फ़ायदा उठाया है वो हैं छोटे छोटे देश। मैक्सिको और वियतनाम में सबसे ज़्यादा FDI है, भारत FDI की उतनी मात्रा को पकड़ नहीं पाया। अब आइए देखते हैं कि चीन का रोल इसमें क्या है। चीन जो है की अर्थव्यवस्था जो थी उसकी कुल GDP जो है मात्र $5 ट्रिलियन 15 साल पहले थी और जो कि आज की तारीख में बढ़ करके लगभग $18 ट्रिलियन हो गई है। और अगर ये माने कि इसकी वृद्धि जो है लगभग 5% भी होगी तो दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जो योगदान वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए होगा वो चीन का ही होगा। इस प्रकार हम कुल मिलाकर के देखते हैं कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो इन दोनों चीज़ों से प्रभावित हो रही है, चाहे वो गाज़ा युद्ध हो और चाहे जो है यूक्रेन और रूस युद्ध हो, क्योंकि इसके कारण ढेर सारे देशों पर कमोडिटी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है, पूंजी बाजार पर असर पड़ रहा है। और इसके अलावा दुनिया दो गुटों में बढ़ती जा रही है, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये इसमें सबसे ज़्यादा जो वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो ये है कि जो पैसा देशों ने उधार लिया है उसकी मात्रा जो है बढ़ती जा रही है और जिन देश की अर्थव्यवस्थाओं ने ज़्यादा पैसा विदेशों से उधार लिया है वहाँ के रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस प्रकार से जो एक फिस्कल स्पेस है और जो मॉनेटरी स्पेस है वहाँ पर भी एक समस्या पैदा हो रही है। लेकिन भारत जो 80% GDP का 80% लगभग भारत का लोन है, लेकिन भारत का लोन जो है वो ज़्यादातर डोमेस्टिकली बारोड है। इसलिए भारत का बाह्य अर्थव्यवस्थाओं का कोई ज़्यादा भारत के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी के साथ दुनिया में सबसे बढ़ रही 6.5% की दर से बढ़ रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है इन दो बड़े युद्धों के कारण दुनिया के कई दो गुटों में बढ़ जाने के कारण और रिस्ट्रिक्शंस के लगातार बढ़ते रहने के कारण और ऋणों की मात्रा बढ़ते रहने के कारण जो अगले साल जो अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर है वो जो है 2% रहेगी। लेकिन अभी जो चीन का योगदान है, यद्यपि अमेरिका ने और तमाम ऐसे कंट्रीज़ ने अपने आयात की जो डिपेंडेंस थी वो चीन पर कम कर दी है, चूँकि चीन में विश्वसनीय पार्टनर नहीं माना जा रहा है। ऐसी दशा में जो है भारत में ढेर सारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, DI आ रहे हैं और भविष्य में भी भारत में आएंगे। लेकिन अभी जो मौका है इसके लिए जो विदेशी कंपनियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैक्सिको और वियतनाम ने उठाया है। भारत उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर दुनिया इसी तरह से दो विश्व युद्धों में दो जगह पर युद्धों में उलझी रही तो आने वाला समय वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। थैंक यू वेरी मच।